डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये विशेष प्रकार से बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट से है। और सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उनको दो पेपर देने हैं और उसमें एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकेंड पेपर होता है। तो यदि आप सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त होने वाली है। ये जो टॉपिक है, इसका जो ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है और पेपर फर्स्ट है। इसका जो कोर्स टाइटल नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत बोरिंग टॉपिक होता है, लेकिन इसको मैंने बड़ी सुंदरता से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पूरा हर मैटर समझ में आ जाए। ये यूनिट 6 है और यूनिट 6 क्या जो टाइटल नेम है इसका 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे। और इस 17वीं और 18वीं शताब्दी में कई टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, जिसमें न्यू क्लासिसिज्म है जिसको आप पढ़ चुके हैं, ग्रोथ ऑफ द नॉवेल है, यही आज हमारा टॉपिक है। आगे हम पढ़ेंगे प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ द रोमांटिक लिटरेचर पढ़ेंगे। और इस ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर में हम चारों चीजों को पढ़ेंगे, प्रोज को पढ़ेंगे, पोएट्री को पढ़ेंगे, ड्रामा को पढ़ेंगे और नॉवेल को भी पढ़ेंगे। तो इसको एक एक करके हम आइए इंग्लिश एनालिसिस करते हैं ग्रोथ ऑफ द नॉवेल का, कि नॉवेल कैसे ग्रोथ हुई थी, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन ग्रोथ ऑफ जो है द नॉवेल ये है, रिफर्स। देखिए मैं डिफिनेशन यहां पे लिखा हूं, इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कभी कभी जब बात लिखी जाती है तो दिमाग में कुछ और बात चलती रहती है और लिख कुछ और जाता है, तो इसी में ये चीज आ रही है। ग्रोथ ऑफ द नॉवेल रिफर्स टू द हिस्टोरिकल इमरजेंस। ये किसको ये करता है? हिस्टोरिकल इमरजेंस को ये करता है। इमरजेंस के मान होता है उभार होता है या तरक्की होती है या सामने आना होता है, एंड डेवलपमेंट, यानी कि दोनों सिनोनिम है ऑफ द नॉवेल एज अ लिटरेरी फॉर्म इन यूरोप। ये जो क्या था, ग्रोथ ऑफ द नॉवेल जो है ये कब हुआ था? रिफर्स, ये रिफर करता है, बताता है किसको? टू द हिस्टोरिकल इमरजेंस। हिस्टोरिकल इमरजेंस बताता है एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को बताता है ऑफ द नॉवेल एज अ लिटरेरी फॉर्म, एक लिटरेरी फॉर्म इन यूरोप। ये लिटरेरी फॉर्म यूरोप में ये सबसे पहले रिफर हुआ था, सामने आया था, उभरा था। पार्टिकुलरली इंग्लैंड, और किस तरीके से? यूरोप, पार्टिकुलरली इंग्लैंड ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये सामने आया था। द नॉवेल इवॉल्व, ये नॉवेल जो हुआ है इवॉल्व, अर्थात मिला हुआ है, किसमें शामिल है, किस तरीके से? इवॉल्व, अर्थात या यूं कह लीजिए विकसित हुआ था। इवॉल्व के माने विकसित होना। इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर नैरेटिव फॉर्म्स, ये शुरुआती नैरेटिव फॉर्म जो था उसी के रूप में ये सामने आया था, अर्थात विकसित हुआ था। सच एज रोमांसेस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है सच एज रोमांसेस, इसमें रोमांसेस की बात आती है। और फिर उसके बाद पिकरेस्क। देखिए पिकरेस्क नावल आप पढ़े हैं, पिकरेस्क नावल की बात भी आई होगी कि जो है पिकरेस्क नावल वो नावल होता है जिसमें मैंने आपको बताया था, कोई देखे होंगे चाहे जिसमें है, इस वक्त मेरे माइंड में बात नहीं आ रही है, कि पिकरेस्क नावल जो है वो उसमें कुछ ऐसे बदमाश लोगों की बात की जाती है और फिर उसी के माध्यम से उनके कुछ साहसपूर्ण कार्य होते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छा माना जाता है। लोग उनकी सहानुभूति उसके साथ हो जाती है, अर्थात रीडर्स की या ऑडियंस की सहानुभूति उस कैरेक्टर के साथ हो जाती है जो इनफैक्ट वो तो बदमाश है, लेकिन कुछ उसके ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण लोगों की सहानुभूति उसके साथ हो जाती है। तो ऐसी कहानी को हम लोग पिकरेस्क कहानी कहते हैं, पिकरेस्क नावल कहते हैं। पिकरेस्क नावल का भी आता है, आएगा। तो particularly England during the 17th and 18th century, the novel evolved from the earlier narrative forms such as the romance, picaresque tales and epistolary literature। और दूसरी चीज इसमें आती है epistolary literature, जो उसे कहा जाता है, उस तरीके के साहित्यिक लिटरेचर शैली को कहा जाता है, जैसे कि वो होता है कि सॉरी यार, इपिस्टोलरी नावल
इसके पहले बात आई है, इपेशनरी नावल में इस तरीके की बात आती है कि जिसमें हम लोग ऐसे तरीके की साहित्य होता है, ऐसे तरीके का लिटरेचर होता है जिसको हम लोग जो है, या जिसमें राइटर जो होता है वो पत्रों, लेटर्स या डायरी में लिख करके उसको शो करता है, या पत्राचार के तरीके से शो करता है। यानी देखिए, एक समय होता था कि आदमी डायरेक्ट बात नहीं कह पाता था और डायरेक्ट किसी से कह भी नहीं पाता था, तो वो लेटर्स लिखता था और उस लेटर में रोमांटिक बातें लिखता था और रोमांटिक बातें दूसरों तक जाती थी। बहुत शानदार बातें हुआ करती थी। एक उर्दू के पोएट का एक मैंने शेर पढ़ा था, सुना था ये कहीं पे, कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। तो वो जमाना था जब पत्र का जमाना था, तो पत्र में लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था पत्र, और उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती थी। यहाँ पे अगर मैं वर्णन करूंगा तो थोड़ा हास्यास्पद भी हो जाएगा, और दूसरी चीज हो जाएगी कि वीडियो बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम लोग ये बताते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो में ये सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि कहीं वीडियो लंबा न हो जाए। तो ये जो होता है, इपिस्टलरी नावल जो होती थी या इपिस्टलरी लिटरेचर जो होता था, इसमें पत्र या डायरी के माध्यम से जो है जो बात लिखी जाती थी उसी को इपिस्टलरी लिटरेचर कहा जाता है। तो वो कहता है इपिस्टलरी लिटरेचर इवेंचुअली बिकम अ डिस्टिंक्ट जेंडर दैट कंबाइन द कैरेक्टर, प्लॉट, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड द रियलिज्म। ये एक ऐसा इवेंचुअली बिकम, ये क्या हो गया था, लिटरेचर इवेंचुअली अंत में ये बिकम हो गया था, क्या हो गया था, अ डिस्टिंक्ट जेंडर, एक अलग तरीके का, एक अलग शैली बन गया था, और दैट कंबाइन, जिसे बांध दिया था किसको, कैरेक्टर को, प्लॉट को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को एंड रियलिज्म को, अर्थात यथार्थवाद को। इन सारी चीजों को इसने एक साथ बांध के रख दिया था। अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो यह आता है द 17th सेंचुरी सा अर्ली प्रोज नैरेटिव लाइक अफ्रा बेन्स वर्स एंड डैनियल डिफोज अर्ली नॉवेल्स। देखिए, यही 18वीं शताब्दी जो होता है, 17वीं शताब्दी जो होती है, ये नावल का जमाना कहा जाता है। इसी में जो अफ्रा बेन्स की नावल काम कुछ आते हैं और उसी वक्त डैनियल डिफोज के कुछ नॉवेल्स आते हैं, जिससे नावल की शुरुआत होती है, और उसमें तरह तरह के नॉवेल्स आते हैं। तो इसमें कई चीजें, जैसे पिकरेस्क नावल आ गई और बहुत से तरीके की नावल आएगी, जो अभी पिकरेस्क नावल बताया, एक और आपको बताया, तो इसे की चीजें आ जाएंगी। तो ये 17th सेंचुरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसमें दो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। अब फिर उसके बाद ये 18वीं शताब्दी तक, बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक द नॉवेल हैड बिकम अ मेजर लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड, और 18वीं शताब्दी आते आते तक ये एक बड़ा लिटरेरी फॉर्म बन गया था, अर्थात नावल एक प्रसिद्ध लिटरेरी फॉर्म बन चुका था। अब इसका जो है, देखिए, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूडेड, इसमें जो फैक्टर्स इंक्लूड थे, कंट्रीब्यूट है इसमें, राइज ऑफ द मिडिल क्लास। इसमें जो किस चीज का, क्यों ये, कैसे ये इसके सामने आने में, इसके डेवलप होने में कैसे, किन चीज, कौन कौन सी चीजें जो है कंट्रीब्यूट की थी, अर्थात नॉवेल के डेवलपमेंट में कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट किए थे, कौन कौन लोग सहयोग किए थे, किस किस चीजों के द्वारा इसको सहयोग मिला था डेवलप होने में, इसके हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है राइज ऑफ मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास है वो डेवलप होता है, और विद लेजर्स रीडिंग हैबिट्स, वो लेजर्स कहते हैं खाली समय, ऐसा समय जो जब उनके पास, मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उनके पास कुछ देर तक काम होता है, कुछ देर तक काम नहीं होता है। तो जब वो अपने खाली समय में उन्होंने इस नावल को पढ़ना शुरू कर दिया था, और इससे उनकी रीडिंग हैबिट क्रिएट हुई थी। नावल जो थे अच्छे होते थे, कुछ ऐसी चीजों पर डेवलप किया जाता था जो उनको अट्रैक्ट करती थी और उनको लास्ट तक एंगेज किए हुए रहती थी। ये नावल का एक बहुत बड़ा मैटर था। तो वो अपने खाली समय में इसका प्रयोग करते थे, कौन लोग, मिडिल क्लास के लोग। फिर उसके बाद है प्रिंटिंग प्रेस इनोवेशन। देखिए, दूसरी चीज जो आई थी, प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था।
क्या करता है, विच मेड बुक्स वाइडली अवेलेबल। और जब प्रिंटिंग प्रेस आ गए थे तो किताबें छपना शुरू हो गई थी। ये 18वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस आ गया था और किताबें जब छपना शुरू हो गई तो ये सस्ती पड़ने लगी और लोगों तक इसकी पहुंच हो गई। तो ये भी एक बात थी नावल को डेवलप करने में। तीसरी चीज है अर्बनाइजेशन, विच क्रिएट एन ऑडियंस इंटरेस्टेड इन द सोशल लाइफ। जो अर्बन लोग थे तो वो लोग जो शहरीकरण हो रहा था तो वो लोग भी क्या किए थे, विच क्रिएटेड एन ऑडियंस। इस जो अर्बनाइजेशन में भी एक ऑडियंस को क्रिएट कर दिया था, अर्थात नॉवेल के रीडर्स को क्रिएट कर दिया था और वो इंटरेस्टेड इन सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में वो दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। और किसमें उनका था, सोशल लाइफ में, मोरालिटी में एंड पर्सनल एक्सपीरियंस में। और वो लोग अपने एक्सपीरियंस भी उसमें देखते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और इन्हीं सब चीजों को नावल में रखा गया था। इसमें अगली बात आती है इन्फ्लुएंसेस ऑफ इनलाइटमेंट थॉट। और उन्होंने इनलाइटमेंट थॉट की बात आई थी, वो जो है इम्फेसाइजिंग कर रहा था रीजन, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल कमेंट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था इम्फेसाइज किया गया था, अर्थात जिस पे जोर दिया गया था, उसमें था रीजन, ह्यूमन नेचर, मानव इंसान का जो विचार है वो, एंड सोशल कमेंट्री, और समाज के बारे में कुछ वर्णन किया जाता था। कमेंट्री तो आप जानते हैं, वर्णन करना, तो सामाजिक कमेंट्री भी उसमें आती थी, सामाजिक बातें भी उसमें आती थी, जिसने इस जेंर को, इस शैली को डेवलप किया था। अगर हम मेजर अर्ली नॉवेल की बात करते हैं तो उसमें आता है एफ्रा बेल की, जो है 1640 से 1689 के बीच में था। ऑफन कंसीडर्ड द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल नॉवेलिस्ट, ओरोनोको कंबाइंड द रोमांस, सोशल क्रिटिक एंड द एडवेंचर। ये देखिए, इसको जो है एक जो इसको कहा जाता है फीमेल नॉवेलिस्ट, इन्हें पहला माना जाता है, फर्स्ट प्रोफेशनली फीमेल नॉवेलिस्ट माना जाता है। और ओरोनोको जो है उनकी एक नॉवेल है और उसमें क्या चीज को कंबाइन किया गया है, रोमांस को और सामाजिक जो क्रिटिसिज्म था उसको लाया गया था। समाज के जो के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया था वो आया था, एंड एडवेंचरस, कुछ एडवेंचरस बातें भी उसमें आई थी। इसमें दूसरे राइटर आते हैं डैनियल डिफो, 1660 टू 1731। ये रॉबिन्सन क्रूजो जो थे, मॉल फ्लैंडर्स था और रियलिस्टिक डिपिक्शन था ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इसमें इनकी ये जो नॉवेल्स थी, इसमें डैनियल डिफो की जो नॉवेल्स थी, इसमें बेसिकली जो था ये इसमें वर्णन किया था इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का, कि लोगों के किसी का एक्सपीरियंस क्या है, किसी चीज के बारे में व्यक्तिगत जो है तजर्बा क्या है, व्यक्तिगत विचारधारा क्या है। और इसमें मॉरल लेसन दिया गया था एंड सोशल ऑब्जर्वेशन दिया गया था। इसमें सामाजिक जो है ऑब्जर्वेशन, समाज को भी दिखाया गया था, अर्थात समाज को बहुत बारीकी से देख करके नावलों में प्रस्तुत किया गया था। देखिए, एक चीज जब डेवलप होती है तो उसमें कई चीजें आती हैं। ये जो जेनर नावल था, इसमें मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो प्रेस है। उस वक्त प्रेस हो गया था। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जिसमें जो पहला इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसमें शो किया है, वो थोड़ा सा मैं लिखते वक्त थोड़ा मेरा माइंड कहीं और था, कि मैं सबसे पहले मानता हूं कि जो प्रेस आया था उसने इसको डेवलप किया। और दूसरी चीज, प्रेस आ गया तो एक मिडिल क्लास डेवलप हुआ था जिसके पास पैसे भी थे और पैसे के तक वो नावल खरीद भी सकता था। और दूसरी चीज थी कि उसके पास समय भी था, वो नावल पढ़ भी सकता था। तो उसी में डैनियल डिफो आए थे, उन्होंने कुछ चीजों को अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस दिया था, मॉरल नैतिक लेसन भी दिया था और जो है सोशल ऑब्जर्वेशन भी देखा था। अगर हम सैमुअल रिचर्डसन की बात करते हैं, इसी में फिर आगे आते हैं सैमुअल रिचर्डसन। ये देख लिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें जो उनकी नावल आती है सैमुअल रिचर्डसन की, 1689 टू 1761 था। पामेला क्लैरिसा थी और इपिस्टोलरी नावल है, एम्फेसाइजिंग इमोशन, मोरालिटी एंड वर्चू। ये इपिस्टोलरी नावल है। इपिस्टोलरी नावल मैंने आपको बताया है कि जो पत्राचार के माध्यम से लिखी जाती थी, अर्थात ऐसा नावल जिसमें लेटर के माध्यम से या डायरी में का वर्णन होता था, डायरी के थ्रू वर्णन किया जाता था, ये नावल है। तो ये लगभग हिंदी में भी आती है
और भी दूसरी जबानों में आती है। मैंने हिंदी में इस तरीके की एक आध दो नावल पढ़ी है कि उन्होंने अपनी डायरी में ये बात लिखी थी, दूसरे डायरी में ये बात लिखी थी, और डायरी के थ्रू वो डेवलप करते हैं। एक फिल्म भी मैंने शायद देखी थी, उसमें शबाना आजमी अपनी डायरी में, वो कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर का तो नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने डायरी में कुछ चीजें लिखी थी, उसी के थ्रू कहानी आगे बढ़ती है। तो वही चीज इसमें आती है एपिस्टोलरी नावल में। एम्फेसाइजिंग इमोशन, मोरालिटी एंड वर्चूज, ये कई चीजों पे ये करती है, जो एम्फेसाइजिंग जोर देती है किस पे, इमोशन पे, मोरालिटी पे, नैतिकता पे, और वर्चू पे ये बात देती है। इसमें अगला नाम आता है हेनरी फील्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, और इनकी नावल आपको संभवतः पढ़ाई भी जाए। 1707 और 1754 तक बहुत शॉर्ट एज थी इनकी। टॉम जॉन्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट नावल है, कॉमिक रियलिज्म है, सोशल सटायर है, एंड नैरेटिव ऑमनिशियंस है। यानी कि ये जो है एक हर जगह उपस्थित सर्वज्ञता के बारे में होता है कि नैरेटिव, ये ऐसी चीज इसमें डाली गई है कि सभी तक इसको पहुंच हो जाए, यानी कि हर जगह इसकी उपस्थिति दिखाई गई है टॉम जॉन्स की। फिर उसके बाद लॉरेंस स्टर्न के एक दूसरे राइटर आते हैं, लॉरेंस स्टर्न 1713 टू 1768 से आते हैं। ट्रिस्ट्रम सैंडी जो है इनकी एक नावल है। एक्सपेरिमेंटल नॉरेटिव्स है, डिग्रेशन है, एंड मेंटिफिकेशनल टेक्निक इसमें प्रयोग किया गया। देखिए कई चीजें इसमें प्रयोग की गई हैं। थोड़ा सा मेरी बात आप जुड़े, ट्रिस्ट्रम सैंडी जो ये नावल है एक्सपेरिमेंटल नॉरेटिव है, यानी इस पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, और डिग्रेशन है, और इसमें विषयांतर है, अर्थात जो टॉपिक्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस डाला गया है। एंड मेटाफिक्शनल जो है इसमें इस तरीके से बात की जाती है कि इसमें देखिए ये मेटाफिक्शन जो होता है ना, इसमें ऐसी बात होती है कि मालूम होता है कि जो देखिए ये प्ले में आता है तो मेटाफिक्शन कैरेक्टर जो होता है वो मालूम होता है कि वो पब्लिक से कोई बात कह रहा है, सामने पब्लिक से बात कर रहा है। और उसी तरीके से नावल में है कि जो राइटर होता है वो जो है अपनी बात जो है दूसरे से कहता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आत्मचेतना कथा कहा जाता है, कि अपनी चेतना के बारे में बताता है, या जो है अपना जो मैटर होता है वो सीधे डायरेक्ट उनको सामने वाले को बता देते हैं, चाहे वो रीडर हो चाहे वो ऑडियंस हो ड्रामे का। यही इसमें चीज आती है, इस टेक्निक का इसमें प्रयोग किया जाता है। मेटाफिजिक्शनल टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जैसे मालूम होता है कि राइटर यह है या कैरेक्टर जो है सामने वाले से कुछ बातें कह रहा है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली नॉवेल्स, तो इसमें क्या आता है, रियलिज्म। सबसे पहले इसमें रियलिज्म आया था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात में सबसे पहले इसमें रियलिज्म आया था। फोकस ऑन ऑर्डिनरी लाइफ, ये सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइफ पे फोकस किया था, सोशल कॉन्टेक्स्ट पे बात किया था, एंड बिलीवेबल कैरेक्टर्स, और ऐसी चीजों पर इसमें फोकस किया था जिसमें बिलीव हो। ऐसा ना हो कि ला करके बिल्कुल फिक्शन ही डाल दिया हो जिसमें विश्वासी न हो। ऐसे कैरेक्टर को भी लाया गया था जैसे मालूम हो रहा था कि हाँ ये दैट में हैपन, ऐसा हो सकता है, ये इसमें बात की गई थी। अगली बात इसमें आती है साइकोलॉजिकल डेप्थ। इसमें एक साइकोलॉजिकल डेप्थ थी। इसमें सबसे पहले चीज आती है एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरेक्टर्स मोटिव्स। इसमें जो है कैरेक्टर के मोटिव्स को सर्च किया गया था, इमोशन को सर्च किया गया था, एंड मोरल डिलीमा को भी इसमें दिखाया गया था कि उसकी नैतिक जो डिलीमा क्या है, वो अर्थात जो है वो नैतिकता के आधार पर किस चीजों को अपने साथ रखता है या किसे छोड़ता है। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है। मैं सिर्फ शॉर्ट लिया हूं क्योंकि बहुत लंबा लेने में आप भी बोर हो जाएंगे, ना आप वीडियो देख पाएंगे और ना मैं पूरी तरह पढ़ा पाऊंगा। नैरेटिव वैरायटी इसमें जो आती है, जैसे सबसे पहले कि इसकी वैरायटी क्या होती है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव वैरायटी की बात होगी। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, इपिस्टोलरी एंड मल्टी पर्सपेक्टिव होती है। ये कई इपिस्टोलरी होता है और मल्टी पर्सपेक्टिव होता है। इसके कई विचार होते हैं, कई पक्ष इसके होते हैं। नेक्स्ट है सोशल कमेंट्री। ये इस पे एक समाज की कमेंट्री, अर्थात समाज के बारे में बात किया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑन क्लास, जेंडर, मोरालिटी एंड सोसाइटल नॉर्म्स। इसमें बहुत सी चीजों के बारे में बात किया जाता है कि रिफ्लेक्शन पे बात किया जाता है, क्लास पे बात किया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑन क्लास, सॉरी,
क्लास पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, जेंडर पे रिफ्लेक्ट किया जाता है, मोरालिटी पे रिफ्लेक्ट किया जाता है एंड सोशल नॉर्म्स पे भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। अगर हम इसके मोरल एंड डिडैक्टिक पर्पस की बात करें तो ऑफन इंटेंडेड, ये अक्सर जो इंटेंड करता है, बताता है, क्या बताता है, टू इंस्ट्रक्ट रीडर्स, और इन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करता है, किस चीज की इंस्ट्रक्ट करता है, अबाउट वर्च्यू, वाइस एंड कंडक्ट, वर्च्यूज के बारे में बात करता है और किसी के वाइस, बुराई के बारे में, एंड कंडक्ट, किस तरीके से उसको चलाना है, सारी चीजों के बारे में वर्णन करता है। इसमें एक चीज बात आती है, प्लॉट कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें ये देखिएगा, प्लॉट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये इंटरवोवन सब प्लॉट्स, एपिसोडिक स्ट्रक्चर एंड द एक्सटेंडेड नैरेटिव्स। इसमें क्या होता है कि इसमें सब प्लॉट जुड़े होते हैं, एपिसोड होते हैं, इसका जो है मतलब कि खंड खंड में इसको बनाया जाता है, एंड एक्सटेंडेड नैरेटिव, और बात को बहुत एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। नॉवेल ऐसी होती है, क्योंकि ड्रामा तो है नहीं कि उतनी चीजों को ला करके आपको स्टेज पे दिखाना है, तो नॉवेल में किसी किसी बात को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है, अर्थात पूरी तरह समझा दिया जाता है। एक्सटेंड का मतलब मैं जो बता रहा हूं आप ये मत समझिएगा कि इसको फालतू में बढ़ा दिया जाता है, किसी बात को पूरा डिटेल तरीके से बता दिया जाता है इसमें, तो वो कहानी लंबी हो जाती है। अगर हम इनके थीम्स की बात करते हैं और इसके मोटिव की बात करते हैं कि इसके विचार क्या है, इसके थीम्स क्या हैं, तो बहुत आराम से इसको देखिए। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इसमें दिखाया जाता है एंड डेवलपमेंट, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस और उसका जो है डेवलपमेंट को दिखाया जाता है, पर्सनल ग्रोथ को दिखाया जाता है, सेल्फ अवेयरनेस एंड द मोरल एजुकेशन। इस नॉवेल में पर्सनल ग्रोथ को दिखाया गया है, सेल्फ अवेयरनेस, हम कितना किसी चीज के बारे में जानते हैं उसको दिखाया गया है, और उसके बाद मोरल एजुकेशन, और इसमें कुछ नैतिक शिक्षा भी इसमें बताई जाती है। इसका एक और थीम आती है, लव एंड मैरिज। इसमें लव मैरिज की भी थीम दी जाती है, सोशल एंड रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया जाता है एज अ सेंट्रल नैरेटिव ड्राइवर्स। ये जो है ड्राइव करता है अर्थात लेके चलता है। इसमें बहुत सी चीजों को, एक जो है रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिखाया जाता है एज अ सेंट्रल नैरेटिव ड्राइव्स, कि सेंटर में इसका जो है रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया जाता है, रोमांटिसिज्म को इसमें शो किया जाता है। अगर इसको सोशल क्लास एंड मोबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें आते हैं, इंटरैक्शन बिटवीन द मोबिलिटी। ये इंटरैक्शन होता है जो है जैसे एक दूसरे का मिलना होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, एक बात मोबिलिटी के माने ये होता है कि समाज का संभ्रांत वर्ग का मिलन होता है। जैसे समाज के कुछ संभ्रांत वर्ग होते हैं, जैसे ब्रिटिश समाज था या डच था, ये लोग आकर के मिल गए थे, उस तरीके की बात इसमें दिखाई जाती है। मिडिल क्लास है एंड लोअर क्लासेस है, इसमें सारी चीजें आती हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात आती है। अगर हम इसके वर्चू और वाइस, इसके दोष और विशेषता की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले प्रयोग किया जाता है मोरल टेस्ट एंड, सॉरी क्या चीज है, हाँ, मोरल टेस्ट एंड इथिकल डिलेमास शेपिंग द कैरेक्टर आर्क्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, कैरेक्टर्स को ये शो करते हैं, शेपिंग द कैरेक्टर आर्क्स, उसके ढांचे को शो करते हैं। किस चीज को, मोरल टेस्ट दिखाया जाता है, इथिकल डिलेमा दिखाई जाती है, और उसी को शेप देता है कैरेक्टर आर्क्स, और कैरेक्टर के ढांचे को वो शेप देते हैं। ये सारी चीजें। अगर हम इसके एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज आता है, किस चीज को एक्सप्लोर किया जाता है, किस चीज को इसमें शो किया जाता है, तो इसमें ट्रैवल आता है, और दूसरी चीज कॉमर्स आता है, एंड इनकाउंटर विद द वाइडर वर्ल्ड आता है। यानी कि वाइडर वर्ल्ड मतलब कि बृहद लेवल पर इसको दिखाया जाता है, एक दूसरे से इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर के माने आप वही पुलिस वाला इनकाउंटर मत समझिएगा, इसके इनकाउंटर के माने होता है कि एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा के लोगों को मिलने का भी इसमें मैटर दिखाया जाता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा था, ये बात देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा था, इस्टेब्लिश द नॉवेल एज अ मेजर लिटरेरी जेंर। सबसे पहले तो ये लिटरेरी जेंर के रूप में, एक लिटरेरी शैली के रूप में ये इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। दूसरी चीज इसमें आती है, इन्फ्लुएंस सोशल कॉन्शियसनेस एंड द मोरल रिफ्लेक्शन अमंग द रीडर्स। ये सामाजिक
चेतना और मोरल रिफ्लेक्शन दिखाया था अमंग द रीडर्स, कि ये लोग जो है समाज के प्रति वो लोग सचेत हुए थे, नैतिकता के प्रति वो लोग सचेत हुए थे, उसमें नैतिकता को दिखाया गया था। तो इन सारी चीजों की कि आदमी की नैतिकता क्या है और उसके मॉरल कंसेशन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या, सॉरी, उसके मॉरल कॉन्शियसनेस क्या है। अगला इंपैक्ट अगर हम बात करते हैं तो प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर फीमेल राइटर्स एंड ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल पर्सपेक्टिव्स। और इसमें दूसरी चीज जो आई थी कि एक इसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, अर्थात मुहैया कराया था किसको, फीमेल राइटर्स को, एंड ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल पर्सपेक्टिव, उनके अपने सामाजिक क्या विचारधारा है वो भी इसके थ्रू प्रस्तुत किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर फीमेल लिखा है, तो इसका यहाँ पे ये केवल फीमेल का मतलब मत लीजिएगा। यहाँ मेरा कहने का अर्थ ये है कि सभी लोग, यानी जो भी लोग थे, वो नॉवेल के थ्रू अपने पर्सपेक्टिव को, अपने थॉट्स को, अपने विचार को प्रस्तुत किए थे। इसका असर ये पड़ा था। अब इसमें जो है लीड टू द लैटर लिटरेरी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग रोमांटिक एंड विक्टोरियन नॉवेल्स। और इसका जो एक टॉपिक आया था कि ये लीड नहीं है, लेड टू द लैटर लिटरेरी डेवलपमेंट्स, ये आगे के जो लिटरेरी डेवलपमेंट थे उसको इसने लीड किया था, अर्थात उसका पथ प्रदर्शन किया था। किस तरीके से? डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रोमांटिक एंड विक्टोरियन नॉवेल्स, जो रोमांटिक नॉवेल्स आए थे और विक्टोरियन नॉवेल्स आए थे उसके लिए भी ये आगे बढ़ा था, इसने सहयोग किया था, अर्थात उनका पथ प्रदर्शन किया था। एनकरेज नैरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन, और इससे एनकरेज किया था नैरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि किस तरीके से हम अपनी बात को नरेट करें, उसका भी इसने एक्सपेरिमेंट किया था, अर्थात इसका भी इसने प्रैक्टिकल किया था कि हम अपनी बातों को किस तरह से कहें। एंड एक्सप्लोरेशन, और शो किया था ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड रियलिज्म, एक व्यक्तिगत साइकोलॉजी, अपने आदर्श को भी दिया था, मनोविचार को भी बताया था, और रियलिज्म वास्तविकता को भी बताया था। एक व्यक्तिगत जो साइकोलॉजी थी, मनोविचार था, उसको भी शो किया था और वास्तविकता को भी शो किया था। थोड़ा सा ये देखिए कि मैंने इसको भी हिंदी में लिखा है, बहुत शॉर्ट दिया है, केवल आपको हल्का समझने के लिए। आप इसका हिंदी भी देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें आई थी कि मैं इसको फिर हिंदी में देखा, लेकिन स्टूडेंट इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको बस हिंदी वाले टॉपिक्स को बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, केवल एक बार गूगल पे डाला और इसको ट्रांसलेट करके यहां पे लिख दिया, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आप इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाए हिंदी पे, ये गलत भी हो सकता है। आइए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ डिड द नॉवेल डेवलप इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में नॉवेल कैसे डेवलप हुई थी। क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मैंने इसको प्रयास किया है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डैनियल डिफो टू द राइज ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल के उत्थान में डैनियल डिफो का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका वर्णन करना है आपको। आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर द नॉवेल ऑफ रिचर्डसन एंड द फील्डिंग और रिचर्डसन के नॉवेल को कंपेयर कीजिए। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े इसको मत लिखिएगा, थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा। पढ़ने का मतलब पढ़ना तो सभी को है, सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा इसको ढंग से पढ़िएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो और या कोई भी टॉपिक हो, अगर आपका कोई साथी है बीए पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, अगर वो टॉपिक से उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक को कमेंट में, किसी भी वीडियो के कमेंट में डालिएगा। मैं कमेंट पढ़ता हूं, देखता हूं, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।